दोस्तों आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर एस के राय, जो लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोफेसर होने के साथ झांसी के मशहूर बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं। या लॉ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को एंड तक सुनिए। और आप लॉ में इंटरेस्टेड नहीं भी है तो भी इस पॉडकास्ट को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ के, अपनी टीचिंग कैरियर के काफी सारे एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एयर टाइम इंडिया के इस पहले पॉडकास्ट शो में। मैं आपका होस्ट निखिल और आज हम जानेंगे लॉ के बारे में डॉक्टर एस के राय के साथ। डॉक्टर एस के राय का स्वागत है एयर टाइम इंडिया के इस पहले पॉडकास्ट शो में। सर आज आपको हम सबको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के बारे में सब बहुत कुछ सिखाना है, साथ ही लॉयर्स के कैरियर के बारे में भी बताना है आपको। सर आप एक सक्सेसफुल टीचर हैं, साथ ही आप कई लोगों की इंस्पिरेशन भी है। लोग चाहते हैं कि वो आपकी तरह बने। तो सर आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। धन्यवाद निखिल जी। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, आप जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू। और समाज को जागरूक करने में आपका योगदान हो, इस राष्ट्र निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होता है। सक्सेसफुल वही होता है जो लगातार प्रयास करता है। और हम लोग भी, मैं बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूं। मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा इंटरमीडिएट हाई स्कूल तक गांव में हुई। इसके बाद मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से LLB, LLM और PhD की डिग्री प्राप्त की। और आज एक विद्यार्थी के रूप में हमेशा अध्ययन हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि कोई भी शिक्षक या प्रोफेसर जब तक अपने आप को विद्यार्थी मानेगा तभी वह सफल हो सकता है। जिस दिन अपने को प्रोफेसर या शिक्षक मान लेगा वह कभी सफल नहीं हो सकता है। जहाँ तक मेरे जीवन की बात है तो बहुत ही एक सामान्य परिवार से, हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। और वहाँ एक सामान्य गांव की जो समस्याएं होती है उससे अपनी शिक्षा दीक्षा जीवनचर्या शुरू की। पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आया, अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और पढ़ने की एक इच्छा जागृत हुई। और धीरे धीरे वहाँ से शिक्षाएं प्राप्त हुई। पुनः मैं बुंदेलखंड में आया एक अध्यापक के रूप में, बुंदेलखंड कॉलेज झांसी में, जहाँ लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैंने 2001 में ज्वाइन किया था। अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करते हुए, क्योंकि दायित्व सबसे प्रथम होता है। और मैंने भरसक प्रयास किया कि मैं अपने जो भी हमें जिम्मेदारी मिली एक सहायक आचार्य के रूप में, मैंने उसका बखूबी निर्वहन किया। चाहे NCC हो, NSS हो। परिणामतः मैंने NSS के प्रोग्राम ऑफिसर वॉलंटियर से शुरू किया था, चूंकि राष्ट्रीय सेवा योजना के। और यहाँ आकर के मुझे कार्यक्रम अधिकारी का दायित्व प्राप्त हुआ। फिर आगे बढ़ते हुए मैंने पूरे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वय के दायित्वों का भी निर्वहन किया, जिससे सामाजिक समस्याओं से भी अवगत होने का मुझे मौका मिला। एक एज ए शिक्षक के रूप में एक सहायक आचार्य से लेकर के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संकाय अध्यक्ष के भी दायित्वों का मैंने निर्वहन किया। साथ ही साथ लगभग 2.5 साल पूर्व उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा लगभग 15 वर्षों बाद प्राचार्य की नियुक्ति आई। और आज मैं आप लोगों के साथ इस बुंदेलखंड परिक्षेत्र में बुंदेलखंड के इस सबसे बड़ा महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। इस तरह से एक मेरी संक्षिप्त जीवनचर्या रही है और आगे प्रयास करूंगा कि किस तरीके से इस महाविद्यालय को एक शैक्षणिक उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जा सके
महाविद्यालय के कर्मचारियों के सहयोग से, प्राध्यापकों के सहयोग से, साथ ही साथ यहाँ के छात्र छात्राओं के सहयोग से और बुंदेलखंड के पूरे जनता के सहयोग से इसको एक अच्छे उच्च शिक्षा का केंद्र बनाया जा सके, इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपने बताया, इससे आप लगता है कि आप एक महान व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। साथ ही साथ आपके महाविद्यालय के परिसर के जितने भी आपके टीचर्स हैं, जितना भी आपका स्टाफ है, आपसे काफ़ी खुश भी रहते हैं। मैंने आपके बारे में लोगों से पूछा, हमेशा आपके बारे में उनसे तारीफ को ही सुनना मिला। आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो आज बड़े बड़े लॉयर्स हैं, साथ ही बहुत बड़े शिक्षक भी हैं, और लोग अभी आपको सुनते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे अपने जीवन के बारे में पूछते हैं कि मैं किस सलाह लेते हैं आपसे कई विषयों में। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, आपकी काफ़ी सारे लॉयर्स स्टूडेंट्स होंगे जो अभी लॉ की पढ़ाई कर रहे होंगे, उनके लिए सर। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि कहा जाता है कि एडवोकेट्स आर द पिलर ऑफ जस्टिस। अधिवक्ता एक न्याय का आधार स्तंभ होता है और अधिवक्ता को हमेशा उन कमजोर वर्गों के लिए, पीड़ित व्यक्तियों के लिए न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता के पास समाज का एक ऐसा तबका आता है जिसको हर जगह से वह निराश होकर के आता। तो सर्वप्रथम उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि उसके पास, जब उसने अधिवक्ता का व्यवसाय चुना, तो उसे विधि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब व्यक्ति समझता है कि यह बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, अधिवक्ता को कहा भी जाता है विद्वान, अन्य किसी भी पेशा को विद्वान शब्द से अलंकृत नहीं किया जाता है, विद्वान अधिवक्ता। तो पहले एक उसमें गुण होना चाहिए कि वह अपनी विद्वता को साबित करे और ज्ञान अर्जित करे, क्योंकि विधि एक ऐसी चीज है कि जब तक आप लगातार अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप उसके से अपडेट नहीं रह सकते हैं। तो पहला गुण उसका वह होना चाहिए। दूसरी चीज अधिवक्ता के लिए सबसे बड़ी चीज है कि अधिवक्ता का पेशे के प्रति बहुत ही ईमानदार होना आवश्यक, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो एक प्रोफेशनल एथिक्स भी उसमें पढ़ाया जाता है। वह व्यक्ति जो किसी न किसी समस्याओं से जूझता हुआ अधिवक्ता के पास आता है, अपनी सारी समस्याएं उसके सामने खोल करके रख देता है, इस विश्वास के साथ कि उसको न्याय दिलाया जाएगा। और अगर अधिवक्ता उसके साथ चीटिंग कर दे तो यह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। तो एक सबसे पहले एक ईमानदारी होनी चाहिए कि जिस वकील के साथ वह संबंध स्थापित करे वह अपने पेशे से ईमानदार हो। साथ ही साथ उसकी एक अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जो दायित्व उसने लिया है उस दायित्वों का बखूबी निर्वहन करे, क्योंकि अगर वह समय पर नहीं जाएगा, समय पर नहीं आएगा, एक अनुशासित होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी मुवक्किल की तारीख लगी है आज और वह कह देता है कि हम आज घर पे हैं, फिर उसके साथ क्या होगा? तो उस परिस्थिति में एक उसका अनुशासित जीवन भी होना बहुत आवश्यक है। बोलने में एक वाक शैली में वाकपटुता होनी आवश्यक है कि अपनी बातों को जज के सामने रख सके। ज्ञान होना एक अलग बात होती है और ज्ञान को प्रदर्शित करने की कला भी उसके अंदर होनी चाहिए। बहुत ही पैसे के प्रति लालची भी नहीं होना चाहिए। एक अधिवक्ता का हम लोग पढ़ते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा गुण है कि उसका उद्देश्य समाज को न्याय दिलाना है। तो इसलिए ये सब कुछ सामान्य गुण है जो एक अधिवक्ता में होना चाहिए। थैंक यू सर, आपने बहुत मदद की। आज जो लॉयर्स बन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी आपने मदद की, उनको आपने काफ़ी सलाह दी। सर, एक काफ़ी प्रचलित मुहावरा है कि खुदा बचाए हमें हकीमों से, हसीनों से और वकीलों से। इस मुहावरे में वकीलों का जिक्र क्यों किया गया, जबकि वकीलों का कार्य तो, लॉयर्स का काम तो
लोगों को न्याय दिलाना होता है, उनको उनकी परेशानियों से मुक्त कराना होता है। कि समाज के हर क्षेत्रों में गिरावट आई है, समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है। आज भारत एक ऐसा देश है जो अपने दायित्वों पर बल देता है। पश्चिमी देश जो होते हैं अपने अधिकारों पर बल देते हैं। हम लोग अपने अधिकार के बजाय कर्तव्यों पर ध्यान दिया जाता है और कहा जाता है कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। अधिवक्ता भी जो अच्छा अधिवक्ता है, अगर आप अधिवक्ता के उस यूनिफॉर्म को देखें तो पहले अधिवक्ता के कोट के पीछे पॉकेट हुआ करती थी और वह अधिवक्ता की न्याय की लड़ाई वह लड़ता था और कभी भी अपने क्लाइंट से फीस की मांग नहीं करता था और बहुत ही शालीन नोबल प्रोफेशन माना जाता था। जाते समय जो कुछ भी मुवक्किल को लगा वह उसको जेब में पीछे वाले पॉकेट में डाल देता था। अधिवक्ता कभी अपनी फीस की मांग नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से भौतिकवाद का प्रचलन हुआ, लोग इन सामान्य नैतिकताओं से विचलित हुए, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी और एन केन प्रकारेण लोग धन अर्जित करना ही सबसे प्रथम उद्देश्य मान लिए, तो इसका प्रभाव अधिवक्ता वर्ग पर भी पड़ा और अधिवक्ताओं ने भी उसको अधिवक्ता नहीं हम कह सकते हैं, अधिवक्ता के बजाय, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी धारणा बन चुकी है कि अधिवक्ता को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अधिवक्ता का व्यवसाय और इस पढ़ाई में बहुत अंतर है। लेकिन मैं एज ए शिक्षक मानता हूं कि कोई भी अधिवक्ता तभी सफल हो सकता है जब उसको ज्ञान होगा। अगर बिना ज्ञान के वह न्यायाधीश के सामने खड़ा होता है तो वह उसकी पैरवी नहीं कर सकता है। आज लोग, गलत शब्द कहना होगा, एक दूसरे से लाइजनिंग को ही अधिवक्ता का गुण मान ले रहे हैं और वैसी स्थिति में वह अधिवक्ता की फीस नहीं मांग रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, वह अपने लाइजनिंग का चार्ज मांग रहे हैं। और यही कारण है कि आज ये कहा जा रहा है कि अधिवक्ताओं से लोगों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि वह मुकदमे का जल्द निपटारा कराना नहीं चाहते हैं, मुकदमे की जल्द पैरवी करना नहीं चाहते हैं, बल्कि चाहते हैं ऐसे वह अधिवक्ता कि तारीख पर तारीख बढ़ती जाए और मेरी फीस आती रहे। यह बहुत कम अधिवक्ताओं में अभी भी है। अच्छे जितने भी अधिवक्ता हैं, जो जिसको हम प्रसिद्धि जो प्राप्त कर चुके हैं, उन अधिवक्ताओं में यह गुण आज भी नहीं है। तो आप हमें वकीलों की, लॉयर्स की आय के बारे में बताएं कि लॉयर्स बहुत ज्यादा कमाते हैं, क्या उनकी इनकम साधारण मनुष्यों से अधिक होती है? क्या जो लोग अधिक जो अन्य काम होते हैं, क्या लॉयर्स की इनकम उनसे कहीं ज्यादा होती है? इसके बारे में सर जानकारी दो। देखिए, जहां तक इनकम की बात है, आज इस भौतिक जगत में धन की सभी को आवश्यकता होती है और अधिवक्ता एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी कोई अपर लिमिट नहीं। वह उस कुछ भी अर्जित कर सकता है। आप देख रहे होंगे एक अधिवक्ता एक दिन में एक हियरिंग की लाखों रुपए फीस लेता है, लेकिन उसकी फीस उसके ज्ञान पर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर नॉलेज है, तो आपके लिए धन की कोई सीमा भी इस क्षेत्र में नहीं है। मैं विद्यार्थियों से भी एक बात कहता हूं, जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं, कि आप अगर वास्तविक रूप से वकालत करते हैं तो कुछ दिन आपको समस्याएं होंगी, लेकिन अगर आप उसमें धैर्य बनाए रखें, अपने पेशे के प्रति ईमानदार रहे, तो फिर कोई भी ऐसा पेशा नहीं है जो
आपकी बराबरी कर सके, क्योंकि समाज के हर वर्ग को, चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो, राजनेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, आईएएस हो, डॉक्टर हो, सबको अधिवक्ता के पास जाना होता है। तो उस परिस्थिति में एक बहुत, अगर आपके पास मेहनत करने की क्षमता हो, ज्ञान हो, लगन हो, ईमानदारी हो, तो जिस तरीके की आप जैसा भी जीवन यापन व्यतीत करना चाहते हैं उस तरीके का जीवन यापन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके ज्ञान पर डिपेंड करता है कि आप कितना आय अर्जित कर सकते हैं। सर, हमारे देश में कई प्रकार के कोर्ट्स होते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दो प्रकार के होते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है, सिविल कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। सर, इनके क्या काम होते हैं और ये एक दूसरे से किस प्रकार डिफरेंट होते हैं, किस प्रकार भिन्न होते हैं एक दूसरे से, इसके बारे में सर जानकारी दें। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आम व्यक्तियों को जानना चाहिए। भारत में एक कहा जाता है ना कि हर चीज का एक नॉर्म्स बना हुआ है, हर देशों में बना हुआ है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। उसी तरीके से भारत में सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय है, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों में कई ब्रांच है, सिविल न्यायालय और क्रिमिनल कोर्ट। आप देखते होंगे किसी भी न्यायालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय लिखा रहता है। यस सर। न्यायाधीश एक ही होता है। जिला न्यायाधीश वह जब सिविल मामले की सुनवाई करता है तो उसको हम जिला न्यायाधीश कहते हैं, जब आपराधिक मामले की सुनवाई करता है तो उसको हम सत्र न्यायाधीश बोलते हैं, सेशन जज। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे डिस्ट्रिक्ट जज होता है। इसके बाद थोड़ा सा और उसमें नीचे आएंगे तो दो तरीके की, जैसे सिविल और क्रिमिनल के और रिवेन्यू कोर्ट हो जाती है। सिविल कोर्ट में भी आपका मुंसिफ प्रथम द्वितीय न्यायालय, सबके सीआरपीसी में अधिकार क्षेत्र बांटे गए हैं। छोटे मामले सामान्यतः मुंसिफ द्वितीय देखेंगे, उससे बड़े मामले प्रथम, फिर तो इस तरीके से बटा हुआ है। सीजीएम कोर्ट है, सीजीएम में भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड उसके नीचे आते हैं। रिवेन्यू कोर्ट आप जाते हैं तो रिवेन्यू कोर्ट में भी आपको कमिश्नर, डीएम, इस तरीके से एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होते हैं। तो इस तरीके से न्यायालयों का एक क्रम अधीनस्थ न्यायालय पर बटा हुआ है। इसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील होती है तो वह जाती है आपके हाई कोर्ट तक, और हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जहां सीधे अधिकारिता उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की होती है, जैसे संवैधानिक मामले हैं। संवैधानिक मामले में आपके अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसमें आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे संविधान में, हमारे मौलिक अधिकारों में कहा गया है कि अनुच्छेद 32, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से पूछा गया था कि कौन सा ऐसा अधिकार है जिसको संविधान से निकाल दिया जाए, तो पूरा का पूरा संविधान
बेकार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के पीछे यही रीजन है कि उसमें राइट तो हमें दिए गए हैं, लेकिन उस राइट को कैसे इन्फोर्स करा सकते हैं, कैसे लागू करा सकते हैं, यह व्यवस्था अनुच्छेद 32 में दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करने की मांग कर सकता है। 5 प्रकार के रिट की व्यवस्था है। परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण रिट, अधिकार परीक्षा। तो इस तरह से आपके रिट की व्यवस्था है। और रिट जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही, अन्य किसी अधीनस्थ न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार नहीं होता है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार है, लेकिन उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन में रिट जारी कर सकती है। उच्च न्यायालय का इस मामले में थोड़ा सा जुरिस्डिक्शन ज्यादा है। सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, हाई कोर्ट छोटी है, लेकिन रिट जारी करने के जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र सीमित है। वह केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन तक ही रिट जारी कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामले भी हैं, वहां भी रिट जारी करने का उसके पास अधिकार है। तो भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा जाता है, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ क्या है और इससे भारत को कितना मजबूत बनाया गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उपयोग करके, इसके बारे में जानकारी दें। जब हमने आजादी प्राप्त की, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत सदियों की दास्ता और गुलामी के बाद हमें आजादी मिली थी। बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, आहुतियां दी इस स्वतंत्रता संग्राम में। तो हमारे संविधान निर्माताओं की यह मंशा थी कि हम एक बेहतर से बेहतर संविधान बनाए। दुनिया के समस्त देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और उनकी जो कुछ अच्छी बातें थी, उनकी कमियों को छोड़ते हुए, जहां जहां कमियां थी वहां उनकी कमियों को छोड़ते हुए हमने उनसे कुछ न कुछ प्राप्त करने का प्रयास किया। लोकतंत्र बहुत जगहों पर है, लेकिन लोकतंत्रात्मक गणराज्य बहुत जगह नहीं। आप देखेंगे कि हमने अपने संविधान में लोकतंत्र किसको कहते हैं? जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन है। यही कारण है कि हमने अपने संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। किस तरह का संविधान बनाएंगे? एक संप्रभुत्व संपन्न, धर्म पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करेंगे। यहां हमारा जनता का जो प्रतिनिधि होगा, जनता के द्वारा जो चुने गए व्यक्ति होंगे, वही हमारे शासक हो सकते हैं। और हमने इस देश को किसी एक व्यक्ति के हवाले नहीं किया। जो देश का सर्वोच्च व्यक्ति भी होगा, वह भी जनता से ही चुना जाएगा। यह हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे आप ब्रिटेन में ही देख लीजिए, तो वहां जो राज प्रमुख होते वह आनुवंशिक होते हैं, उनका चुनाव नहीं होता है। हमारे यहां राष्ट्रपति का भी जो पद है वह भी निर्वाचन के द्वारा होता है। यही कारण है कि आज समाज के सबसे कमजोर वर्ग का भी व्यक्ति, जो आदिवासी समुदाय है, आज हमारी राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई हैं। ये है लोकतंत्रात्मक गणराज्य की विशेषता। तो हाल ही में हमारे देश में नए संसद भवन का निर्माण किया गया।
हमारे देश के लोगों को इसकी कितनी जरूरत है, साथ ही इसके निर्माण से हमारे देश में क्या बदलाव होगा? देखिए, प्रकृति परिवर्तनशील होती है। समय और आवश्यकताओं के अनुसार विध्वंस और निर्माण, यह प्रकृति का नियम है। आज देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वर्तमान समय में कुछ दिन पूर्व भारत में नए संसद भवन का निर्माण हुआ है। हमारा अभी तक का जो संसद भवन था वह वो भी एक अनूठा था, उसको भी हम खराब नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जिस रूप में धीरे धीरे आज के जो परिसीमन हुआ संसद का, वह 1971 की जनगणना के अनुसार परिसीमन हुआ है और उसी के आधार पर सांसदों की संख्या निर्धारित की गई थी। 1971 और 2023-24 में लगभग 50 साल व्यतीत हो चुके और जनसंख्या में भी बहुत वृद्धि हो गई। अब 2026 के बाद जब नया परिसीमन होगा, हमारे संविधान में व्यवस्था है, तो उस हिसाब से हमारे संसद में हमारे सांसदों की बैठने की व्यवस्था एक साथ नहीं हो पाए। और 2026 बहुत दूर नहीं है। 26 के बाद जब नया परिसीमन होगा, नई सीटें निर्धारित होंगी, तो उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन का निर्माण अति आवश्यक था। दूसरी चीज, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आप जान रहे हो कि जिस समय हमारा संसद भवन बना था, अगर उस समय के हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, उस समय के निर्माण प्रक्रिया को देखें, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आज के समय है उस समय नहीं हुआ करती थी। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण, सीवेज सिस्टम ही ले लीजिए, जो बहुत आवश्यक है। वह एक प्राचीन पद्धति थी उस समय की, आज आधुनिक पद्धति आ गई है। उस समय इंटरनेट, वाईफाई, ऑडियो वीडियो सिस्टम, ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। आपके फायर ब्रिगेड से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित उपकरण, ये उस हमारे संसद भवन में अगर हम लगा भी रहे थे तो हमारी कहीं ना कहीं साज सज्जा उससे प्रभावित हो रही थी। भवनों में तोड़फोड़ हुआ इस सिस्टम को लगाने में, तमाम सीपेज भी आए, तो बहुत सारी आवश्यकताएं थी जब यह मजबूर कर रही थी सरकार को कि अब आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उन सांसदों को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए उनको बैठने के लिए एक अलग कक्ष बने, ताकि वह बैठ करके अपनी अध्ययन को जारी रख सके। जब तक वह अपने देश की समस्याओं के बारे में एक साथ बैठकर चर्चा नहीं करेंगे, उनके लिए अलग से कक्ष नहीं होगा, ये आधुनिक सुसज्जित सुविधाएं नहीं होंगी, तब तक देश की समस्याओं पर सही तरीके से चिंतन नहीं हो सकता है। तो बहुत ही एक दूरगामी सोच के साथ इस नए संसद भवन का निर्माण किया गया कि अगले 100 सालों तक कम से कम हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से समाज में इसका प्रचार प्रसार फैलाव हो रहा है, उस तरीके से हमारी संसद भी उसी हाईटेक हो, इस उद्देश्य के साथ इसका निर्माण करा ना। अगला क्वेश्चन है कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार क्या है, इसको कैसे और कहां उपयोग कर सकते हैं, और ये युवाओं के लिए कितना आवश्यक है? ये सूचना का अधिकार
एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य के साथ भारत सरकार के द्वारा लाया गया था और आज बहुत अच्छे तरीके से यह काम भी कर रहा है। यह इसका मूल्य उद्देश्य किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को जवाबदेह बनाना है और उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लानी है। यह इसका उद्देश्य है कि आप अपने सिस्टम को इतना ट्रांसपेरेंट कर दें कि लोगों को सूचना मांगने की आवश्यकता ही न पड़े। आप अपना वेबसाइट ऐसा बना दें, अगर आप विद्यार्थियों के लिए उनकी क्या क्या सुविधाएं हैं वो वेबसाइट पर पड़ी हो, क्या फी स्ट्रक्चर हो, सारी चीजें पड़ी हो, तो इसको एक ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, क्योंकि गोपनीयता के नाम पर कहीं ना कहीं लोग उसका अनुचित लाभ लेते थे, इस तरह की आवश्यकता महसूस हुई तो सरकार ने आरटीआई एक्ट लागू किया है और इसके फायदे भी जन सामान्य को मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम आप देख रहे होंगे कि समाज में लोग या कोई अधिकारी अगर नहीं करता है तो लोग आरटीआई से उसकी सूचनाएं मांग लेते थे कि हमारी फाइल की अभी क्या कार्रवाई हुई। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी आज उभर करके आया है जिसको हम लोग देख रहे हैं कि उसका उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी लाना नहीं है, उसका उद्देश्य इस आरटीआई के माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल करना होता है। वह सिर्फ इसलिए सूचनाएं मांगता है कि अगर इसके माध्यम से वह दबाव बनाने का प्रयास करता है कि अगर आप मेरा काम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, आरटीआई मांग लेंगे। तो ऐसे लोगों से भी समाज को सावधान रहने की जरूरत है। अदरवाइज आरटीआई एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ इसको लाया गया है, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करके इस आरटीआई के प्रति लोगों में नकारात्मक धारणा पैदा कर रहे हैं। देखिए, भारत की परिस्थिति को अगर देखें, भारत की प्रकृति को देखें, भारत की संस्कृति को देखें, सभ्यता को देखें, तो कहा जाता है कि पश्चिम युद्ध का देश है और भारत बुद्ध का देश है। ठीक है, ये युद्ध भारत की संस्कृति में नहीं रही। हम हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं और शांति को ही हमेशा महत्व देते रहे हैं। आप देखें, हमारे चाहे भगवान राम रहे हों, कृष्ण रहे हों, उन्होंने शस्त्र तभी उठाया जब अन्याय चरम सीमा पर, अदरवाइज उनका व्यवहार बहुत ही संयमित, यानी प्रेम की भाषा ही देते थे। तो कहीं ना कहीं इस सभ्यता और संस्कृति का असर हमारे जीवन शैली पर, हमारे देश पर, हमारे कानून पर भी पड़ता है। कहा जाता है कि लॉ इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। विधि जो होता है समाज का दर्पण होता है और शस्त्र रखने से अगर आप सामान्य रूप से भी देखें तो थोड़ी सी आप व्यक्ति के अंदर एक अति उत्साह आ जाता है, जिसे अशांति का खतरा होता है, उसके दुरुपयोग का खतरा होता है। तो इसलिए यह प्रयास किया गया है हमारे कानून के द्वारा कि शस्त्र बहुत ही विषम परिस्थिति में ही जिसके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा खतरे में है उसी को उपलब्ध कराया जाए। अदरवाइज हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे सरकार के ऊपर है। सरकार हम सबकी सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर, भारत में इतने कड़े कानून होने के बाद भी अपराध होते रहते हैं, तो भारत में अपराध होने के पीछे के कारण क्या हैं और इनको किस तरह रोका जा सकता है, इस पे अपनी आप राय क्या देंगे? देखिए, अपराध जो है, अपराध और समाज दोनों साथ साथ चलते हैं। क्राइमलेस सोसाइटी, अधिक अपराध विहीन समाज की परिकल्पना
दीवा स्वप्न है, क्योंकि जब मनुष्य होगा तो विवाद होगा, तो अपराध तो होना ही होना है। बस प्रयास करना है कि हम उस अपराधों पर नियंत्रण कैसे स्थापित कर सकें, क्योंकि मनुष्य एक संघर्षशील प्राणी है। संघर्षशील होने के साथ साथ वह ईर्ष्यालु प्राणी भी होता है। एक तरफ हम सामाजिक प्राणी भी कहते हैं, संघर्षशील प्राणी भी कहते हैं, ईर्ष्यालु भी होते हैं। एक दूसरे को बढ़ते हुए देख करके हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव आता है, तो अपराध उसी का एक प्रतिफल है। अपराध के कारण क्या है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसको बहुत छोटे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। इस पर हम लोग विधि में एक पूरा रिसर्च का पेपर होता है, क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, जिसमें अपराध के विभिन्न कारण हैं। कोई व्यक्ति जन्मजात अपराधी होता है, कोई व्यक्ति परिस्थिति जन्य अपराधी होता है, कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति होती है कि वह लोगों से सीख करके अपराधी हो जाता है। तो ये सब अलग अलग कारण हैं। उनका रहन सहन क्या है, वह किस वातावरण में रह रहे हैं, ये सारी चीजों का एक प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। उनका पालन पोषण कैसे हुआ, उनकी पढ़ाई कैसे हुई, उनके माता और पिता के बीच में संबंध क्या रहे, उनके विद्यालय का वातावरण क्या है, ये तमाम परिस्थितियां हैं जिसको हम लोग कहते हैं, इसको स्कूल के माध्यम से पढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल स्कूल, सोशलॉजिकल स्कूल, इकोलॉजिकल स्कूल, इस तमाम कारण हैं अपराध के। कोई एक कारण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर जिस दिन उसका कारण पता चल जाए, यही कारण है कि हम दंड भी अलग अलग रखते हैं। दंड में भी अलग अलग सिद्धांत हमारे यहाँ है। और आज हम एक तरफ रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट की भी बात करते हैं, दूसरी तरफ डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट कहते हैं। हम आज अपराधी को क्या मानकर चल रहे हैं कि अपराधी भी एक पेशेंट की भांति है। जिस तरीके से एक रोगी को दवा दे करके ठीक किया जा सकता है, उसी तरह एक अपराधी को भी एक अच्छा वातावरण उपलब्ध करा करके हम उसे सामान्य मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा, वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी सबसे बड़े डकैत थे, और अगर उन्हें उस समय मृत्यु दंड की सजा दे दी गई होती तो आज हमारे इस महाकाव्य की रचना नहीं हुई होती। तो अपराध के कारण भी अनेक हैं। उसी अपराध के कारणों के आधार पर हम दंड भी अलग अलग देते हैं। तो ये सब कई परिस्थितियां होती हैं, कोई एक कारण उसमें नहीं हो सकता है। इसको हम कह सकते हैं बहुविध कारक हैं, जिसके कारण व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा आपराधिक दुनिया में कदम रखता है। लेकिन एक चीज अवश्य मैं कहूंगा कि चाहे कोई भी अपराधी हो, वह अपने कार्य को सही नहीं ठहरा सकता है। अपने बेटे को वह अपराधी बनाना नहीं चाहता है। वह भी मानता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूं वह गलत है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने पर क्या करें, या आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो आपके क्या राइट्स होते हैं, या आपके क्या अधिकार होते हैं जो पुलिस आपको देगी गिरफ्तार होने के समय या एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज होने के समय? देखिए, आज धीरे धीरे सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस भी हमारे आपराधिक न्याय प्रशासन का एक भाग होता है। वह भी हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस कार्य करती है। लेकिन जिस समय यह हमारा कानून बना था, पुलिस एक्ट, उस समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1861 का कानून है। उस समय हमारे यहाँ की परिस्थितियां अलग थी, और यही कारण है कि पुलिस के प्रति आज भी हमारे आपके मन में एक नकारात्मक भाव विद्यमान है। जबकि आज हम लोग देखते हैं कि पुलिस के लिए बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने सुधारात्मक उपाय जारी किए हैं, सुधारात्मक दिशा निर्देश जारी किए हैं,
आप अगर पढ़े होंगे या किसी थाने का आपने विजिट किया होगा तो आप देखे होंगे 1997 में एक डीके बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस आया था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत दिशा निर्देश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जैसे जो व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा है उसका नेम प्लेट लगा होना चाहिए, टैग लगा होना चाहिए, उसका पदनाम लगा होना चाहिए। इसके बाद जिस व्यक्ति को वह गिरफ्तार कर रहा है उसे सूचित किया जाएगा कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही साथ किसी उसके परिचित रिश्तेदार या मित्र को उस पर हस्ताक्षर कराए जाएंगे, उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हर 48 घंटे पर उसकी मेडिकल रिपोर्ट कराई जाएगी। उसको अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वकील से मिलने का उसे अधिकार प्राप्त होगा। उसके घर परिवार परिचित रिश्तेदार नातेदार को सूचित किया जाएगा। ये सब बहुत एक विस्तृत दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं कानून में हमारे खामियां नहीं है, खामियां हमारे सिस्टम में होती है। हम लोग अवेयर नहीं होते हैं, हम अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं। तो उसमें कुछ पुलिस वर्ग भी ऐसा होता है कि वह भी उसका दुरुपयोग करता है। अगर आम जनता को हम धीरे धीरे उसके अधिकारों के बारे में जागरूक कर दें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। कहा जाता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है। और यह माना जाता है कि जो कानून बने हैं वह समाज का हर व्यक्ति उस कानून से जागरूक है, उसको जानता है। लेकिन सच्चाई क्या होती है कि कानून पढ़ने वाले भी उसको नहीं जानते हैं। तो आज समाज के हम सभी बुद्धिजीवी वर्ग को, विद्यार्थियों को यह चाहिए कि कानून के सिद्धांतों को आम जनता में हम उसको लाएं, उन्हें जागरूक करें। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, युवा वह होता है जिसमें अपार ऊर्जा होती है, अपार शक्ति होती है। वह जो चाहे वह कर सकता है। किसी भी देश का विकास, किसी भी समाज का विकास, किसी राष्ट्र का विकास युवाओं पर ही निर्भर करता है। और जब तक युवा समाज के प्रति संवेदनशील नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, अपने नैतिक मूल्यों के प्रति सचेत नहीं होगा, तब तक हम देश के विकास की परिकल्पना और विश्व को या भारत को विश्व गुरु बनाने की परिकल्पना साकार नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी सफलता का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। आज युवा जो है सफलता का मूल मंत्र नौकरी मान लिया है कि नौकरी अगर हमें, वो भी सरकारी नौकरी, जी सर, सरकारी नौकरी ही सफलता का मूल मंत्र नहीं होता है। आप समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। एक असफलता ही आपको दूसरी सफलता का राह दिखाती है। आप अपने अध्ययन जारी रखें, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य के अनुसार आप अपने कर्तव्यों पर आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता जरूर मिलेगी। आप देश के भविष्य हैं।
इस देश के काम आए, इस राष्ट्र को बनाने में हम कितना योगदान दे सकते हैं, चाहे जिस रूप में दें। एक विद्यार्थी के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक पिता के रूप में, एक राजनेता के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में दे सक करके इस देश में हम अपने, क्योंकि यह दायित्व भारत करता है कि अपने के साथ साथ अपने परिवार, अपना समाज और देश के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारियों को हम निर्वहन करते हुए युवा आगे बढ़ें और देश को हम लोग आगे ले जाएं। इसी कामना के साथ मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना समय। थैंक यू सर। और आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। आज का ये पॉडकास्ट जो भी लोग सुनेंगे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो स्टूडेंट्स लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लॉ में इंटरेस्टेड नहीं भी है, उनके लिए भी पॉडकास्ट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं आशा करता हूँ कि जो लोग इस पॉडकास्ट को सुने वो बहुत कुछ सीखें और इस सलाह को अपने जीवन में यूज करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को महान बनाएं। धन्यवाद।